तो हेलो दोस्तों, कोफोर्ज के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये करती क्या है। तो आप देखेंगे कि कोफोर्ज क्या है, एक आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इनके जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनमें ब्रिटिश एयरवेज, आईएनजी ग्रुप, एससीआई इन्वेस्टमेंट, सेब्री एंड सीता करके कंपनियां हैं। तो इनकी सब्सिडरीज भी हैं यूएस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, थाईलैंड में। तो ये इनका कुछ बेसिक्स है। तो चलिए इनके मार्केट कैप पर चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप करीब 54,000 करोड़ के आसपास का है। इनका पी 33 का, आरओसी इनका 23 का है, आरओई इनका करीब 20 का है, और ये डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं 1.20% की। ओके, तो चलिए इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आए। तो एक काम करते हैं, पहले इनके हम लोग प्राइस चार्ट को देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर्स में कोफोर्स का प्राइस क्या है। जो इसने हाई लगाया था वो करीब 1977 के आसपास का लगाया था, और इसी सेम टाइम पीरियड में जो इसका लो था वो करीब था 893 के आसपास का। और अभी कोफोर्स जो है वो चल रहा है करीब 1255 के आसपास का। तो हम कह सकते हैं कि अभी ये अपने अपने हाई के कंपैरिजन में लो के ज़्यादा पास है। इसके बाद हम लोग इसका पी देख लेते हैं लास्ट 3 साल का। तो आप देखेंगे कि लास्ट 3 साल का इसका जो हाईएस्ट पी रहा वो रहा 77 का, और लोएस्ट पी जो इसका लास्ट 3 ईयर का रहा है वो करीब आप देख सकते हैं 34 के आसपास का रहा है। और अभी जो इसका लोएस्ट पी चल रहा है करंट में, वो चल रहा है करीब करीब 23.9 के आसपास का। कहाँ एक टाइम पर ये कंपनी क्या कर रही थी, 77 के पी पर थी, और अभी ये करीब 23 के पी पर है। तो कंपनी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम लोग क्या देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में कंपनी के पास क्या थी, करीब सेल्स थी इनकी 3,400 करोड़ की। वही सेल्स बढ़ के अभी हो गई है 4,400 करोड़ के आसपास की। और एक्सपेंसेस जहाँ 2,800 करोड़ के थे, वही अब बढ़ के हो गए 3,500 करोड़ के आसपास के। तो इस वजह से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट मार्च में था 527 करोड़ का, इस बार के मार्च क्वार्टर में वो 876 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार इनका काफी बेहतर हुआ है। लास्ट ईयर वो 15% था, और इस बार वो 20% के आसपास का पहुंच गया है। तो ये अच्छी बात है कि आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर कर पा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर 33 करोड़ की इनकम जनरेट की थी, अदर इनकम। और इस बार अदर इनकम इनकी -32 CR की नेगेटिव अदर इनकम है। तो इस बार अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा। तो आपको ये समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि जो इस बार इनकी अदर इनकम नेगेटिव है वो क्यों है, और क्या अदर इनकम नेगेटिव होना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपके लिए एक काम है जो आपको करना है। और आप देखेंगे कि इन पे लास्ट मार्च क्वार्टर में 40 करोड़ का इंटरेस्ट पड़ा था, इस बार भी 40 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट है। और डेप्रिसिएशन जहाँ लास्ट ईयर इनका 125 सीआर का था, इस बार वो 180 सीआर का है। तो और डेप्रिसिएशन करीब 60 करोड़ से इंक्रीज हो गया। आप बोल सकते हैं 50% का इंक्रीज आया है डेप्रिसिएशन में। और साथ में अदर इनकम में कितना डिक्रीज आया, 60 सीआर का। को कहीं ना कहीं ओवरऑल जो भी इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा, उसमें 120 करोड़ का मैनिपुलेशन दिख के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अदर इनकम में क्या है, ड्रॉप आया है, और डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है। इन दोनों की वजह से आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर और इस ईयर के क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब 300 से 350 करोड़ का डिफरेंस है, वही डिफरेंस यहाँ आते आते आप देखेंगे करीब 200 से 250 करोड़ के आसपास का रह गया। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, अदर इनकम और इंटरेस्ट किस तरीके से फंडामेंटल्स को इफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इन पे 22% का टैक्स लगा, तो इस बार इन पे नेगेटिव टैक्स लगा। अब दूसरी चीज ये समझने की कि किसी भी कंपनी पे नेगेटिव टैक्स लग कैसे सकता है। तो अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंस को, फंडामेंटल्स को, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ने में वाकई में इंटरेस्टेड है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि आपको ये देखना है कि नेगेटिव इंटरेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है किसी भी कंपनी में। तो इस स्टॉक से, इस कंपनी के एनालिसिस से आपके लिए दो चीजें सीखने की है कि अदर इनकम नेगेटिव कैसे हो रही है और टैक्स नेगेटिव कैसे हो रहा है। तो अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं उनका आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। तो चलिए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट इनका 307 सीआर का था, वही नेट प्रॉफिट अब 666 सीआर का हो गया। तो देखिए, जो भी अदर इनकम और डेप्रिसिएशन ने इनके लिए क्या करा था, नेगेटिव आप बोल सकते हैं एक सेंटीमेंट क्रिएट किया कि इनके क्या होगा, नेट प्रॉफिट में लॉस निकल के आएगा। अदर इनकम ने वो सारा कंपनसेट कर दिया, मतलब वो सब चीजें इक्वल हो गई। तो इनका जो लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर का 300 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो इस बार 666 करोड़, 350 करोड़ के आसपास का आ गया। तो ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट की ओवरऑल कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, मतलब इनका क्या कर रहे हैं, ईयरली एनालिसिस करेंगे। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इनकी सेल्स थी 2025 में करीब 12,000 करोड़ की, और इस बार इनकी सेल्स हो गई 16,000 करोड़ की। और ये सबसे यूनिक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में हो हल्ला मचा हुआ है कि एआई के आने के बाद आईटी इंडस्ट्रीज, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म होने वाली है, उनका सारा काम छिन जाएगा, एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन मैं हर बार ये नोटिस कर रहा हूँ हर आईटी इंडस्ट्री के केस में कि उनकी सेल्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, और आप देखेंगे कि उनके प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एआई का इन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस साल और बेहतर निकल के आए हैं, जबकि ये बोला जा रहा था कि आईटी इंडस्ट्री पे एआई का नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो वो नेगेटिव इंपैक्ट है कहाँ, ये सोचने की बात है।
हमको बैलेंस शीट में तो कहीं पर भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार सेम वही अदर इनकम जो क्वार्टरली रिजल्ट पर दिख रही थी वही यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो नेगेटिव है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बैलेंस ही है, इतना बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आया नहीं है। डेप्रिसिएशन में थोड़ा आप कह सकते हैं कि करीब 200 से 250 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है। तो जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर करीब 1300 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार करीब 2000 करोड़ के आसपास का है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप बोल सकते हैं कि करीब 700 करोड़ का इंक्रीज आया है। और लास्ट ईयर इन पे 26% का टैक्स था, इस बार इन पे 13% का टैक्स लगा है। वो 13% का टैक्स इसलिए हुआ क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे मार्च क्वार्टर में इन पे -7% का टैक्स लगा था, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार और फिर दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये इनका मार्च क्वार्टर है, इन पे -7% का टैक्स लगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका यहाँ पर ओवरऑल टैक्स हमको घटता हुआ दिख रहा है। कौन सा हमारे ईयरली रिजल्ट में, तो ये इस बार 13% रह गया है। तो इसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहाँ करीब वो 900 करोड़ का था लास्ट ईयर, इस बार वो 1700 करोड़ के आसपास वो पहुंची है। तो ऑलमोस्ट डबल नेट प्रॉफिट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट है इसके लिए कि इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब चाहे उसमें मैनिपुलेशन कहें या जो भी कहें कि हमारा टैक्स का रोल रहा है कि इस बार टैक्स इनका ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, उसकी वजह से प्रॉफिट डबल निकल के आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनका ये कंप्लीट इनकी बैलेंस शीट में एक तरीके से क्या हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। इनका क्या है, वाकई में क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो एआई का जो भी डर है, उससे आपको समझना पड़ेगा कि आपको डरने की जरूरत है कि वाकई में कंपनी के फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट को चेक करके ये देखने की जरूरत है कि एआई का वाकई में आईटी कंपनीज पर क्या असर पड़ रहा है, क्या वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर ये देखने की चीज हमको मिल रही है। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी बैलेंस शीट पर जाते हैं और देखते हैं कि इनके पास कितना रिजर्व है। तो देखेंगे लास्ट ईयर 6000 करोड़ का रिजर्व था, इस बार वो बढ़ के 9500 करोड़ का हो गया है। बोरोइंग्स जो लास्ट ईयर 1000 सीआर की थी, इस बार 728 सीआर की हो गई है। इसके अलावा करंट वर्क इन प्रोग्रेस ऑलमोस्ट जीरो है, आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कोई नहीं है, बस एफआईआईज और डीआईसी डोमिनेट कर रहे हैं इस पूरे स्टॉक को। तो आप देखेंगे एफआईआईज जहाँ 34% थे, वही एफआईआईज अब 23% हो गए, तो एफआईआईज में 11% का ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि डीआईआईज जहाँ 54% थे, वही डीआईआईज अब 44% के रह गए, मतलब डीआईआईज में भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि पब्लिक जहाँ पे 11% थी, वही पब्लिक अब बढ़ के 32% हो गई है। तो जैसा कि मैं बार बार आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या होता है, पब्लिक सबसे वीक प्लेयर है स्टॉक मार्केट में, कि अगर स्टॉक क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर से पब्लिक के पास ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक में स्टॉक ट्रांसफर होने का ये मतलब नहीं है कि वो सारे के सारे स्टॉक पब्लिक या आम जनता को गए। तो आप देखेंगे, जब हमने पब्लिक में देखा, तो हमारे पास दो कंपनी है, एक है एआई ऑल्टियस पेरेंट केमन लिमिटेड, इनका कुछ इस तरीके का नाम है, और दूसरा है ऑनकोरा हॉल्टको लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनियों ने कंपनी के करीब करीब आप बोल सकते हैं 21% के स्टेक्स खरीदे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी वो 11% थी, तो आप देखेंगे 13 और 8 करीब 22% हो सकता है, हो जाता है। तो पब्लिक का स्टेक करीब करीब 1% से कम हुआ है, चाहे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि वो ज्यादा हुआ है, लेकिन ये जो भी बड़े प्लेयर हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जो करीब किसी कंपनी के 10-10% के स्टेक्स खरीदने की हिम्मत रख रहे हैं, तो ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स तो नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक में जो हमको इंक्रीज दिख रहा है, वो पब्लिक में इंक्रीज नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो एंटर हुआ है, उसको अभी पब्लिक में शो किया जा रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इनको फिर से क्या कर दिया जाए, एफआईआईज में दिखा दिया जाए। तो आप देखेंगे कि सेम टाइम पीरियड में इनके क्या हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स 1,23,000 से बढ़ के करीब करीब 3 लाख के आसपास पहुंच गए। तो ये हमारे कोफोर्स का एनालिसिस था, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप में से किस किस के पास कोफोर्स के शेयर्स अवेलेबल हैं, और हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।